नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीज़न। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, दूसरा है ल्यूवेनहॉक, तीसरा है स्ट्रॉसबर्ग, चौथा है बिरचो। तो बताइए कि इनमें से किस ने कोशिका विभाजन की खोज की। तो तीसरा ऑप्शन है स्ट्रॉसबर्ग। जो स्ट्रॉसबर्ग है इसने किसकी खोज की थी, तो कोशिका विभाजन की खोज की थी। चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। कोशिका विभाजन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला है आपका असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ठीक है। दूसरा है आपका समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और चौथा है आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके कौन विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है। तो जो कोशिका विभाजन होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बातें हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस को क्या कहते हैं। माइटोसिस को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये देखिए, जो माइटोसिस होता है इसको कहा जाता है समसूत्रीय विभाजन। माइटोसिस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समसूत्रीय विभाजन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, समसूत्रीय विभाजन। और जो मिसोसिस होता है उसको अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं, और उसको इंग्लिश में मतलब इसको और अन्य भाषाओं में अपचयी विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है। अर्धसूत्रीय विभाजन और अपचयी विभाजन दोनों एक ही हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस को क्या कहते हैं। मियोसिस को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। समसूत्री विभाजन, अप्रत्यक्ष विभाजन, अपचयी विभाजन या प्रत्यक्ष विभाजन। देखिए, जो मियोसिस होता है आपको बताया है, इसी को ही अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है। इसी को ही अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है और अपचयी विभाजन, दोनों इसी को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस किस कोशिका में होता है। माइटोसिस किस कोशिका में होता है, आपको ये बताना है। माइटोसिस होता है वो होता है देह कोशिका में, देह कोशिकाएं में, ठीक है। देह कोशिका में ये होता है माइटोसिस। किस कोशिका में होता है, तो देह कोशिका में होता है, ठीक है। और जनन कोशिकाओं में क्या होता है, तो जनन कोशिका में आपका होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन किस में होता है, तो जनन कोशिका में होता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस किस कोशिका में होता है। मियोसिस किस कोशिका में होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। मियोसिस किस कोशिका में होता है, आपको ये बताना है। देह कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में, जनन कोशिका में या रक्त कोशिका में। तो देखिए, जो मियोसिस होता है वो आपका होता है जनन कोशिका में, ठीक है, जनन कोशिका में होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को क्या करिए, आप लोग लाइक करिए, ठीक है। लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस में कितने विभाजन होते हैं। माइटोसिस में कुल कितने विभाजन होते हैं, आपको ये बताना है। पहला है आपका 1, दूसरा है आपका 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो आपको बताना है कि माइटोसिस में कितने विभाजन होते हैं। तो देखिए, जो माइटोसिस होता है इसमें कुल 1 विभाजन होता है, ठीक है। कितना विभाजन होता है, 1 विभाजन होता है। देखिए, माइटोसिस का मतलब क्या है, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें एक मात्र कोशिका होती है, इसमें से 2 जो है पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, विभाजन होकर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल कितना विभाजन होता है, तो इसमें कुल 1 विभाजन होता है। इससे 2 विभाजन मतलब 2 पुत्री कोशिका का विभाजन हो रहा है। तो इसमें जब 2 पुत्री कोशिका का विभाजन हो रहा है तो इसमें कुल 1 बार विभाजन होकर 2 पुत्री कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 1 विभाजन हो रहा है। और वहीं पे जब समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें 2 पुत्री कोशिकाओं में से ही आपके 2
अन्य कोशिकाओं का भी निर्माण हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। इसमें 2 बार विभाजन होता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस में कितने विभाजन होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में आ गया कि मियोसिस में कुल कितने विभाजन होते हैं। तो मियोसिस में कुल 2 विभाजन होते हैं। ठीक है, मियोसिस में कुल 2 विभाजन होते हैं। पहला एक मदर क्या कहते हैं, मदर सेल होता है, इसमें से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 कोशिकाओं में से फिर से 2 अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे समसूत्रीय विभाजन होता है, समसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है। माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, आपको ये बताना है। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज या प्रोफेज। देखिए जो माइटोसिस होता है, इसकी जो सबसे लंबी अवस्था होती है वो होती है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज जो होता है ये सबसे लंबी अवस्था होती है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की संख्या घटती है किसमें। आपको बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या घटती है किसमें, माइटोसिस में, मियोसिस में, एमाइटोसिस में या सभी में, हमको ये बताना है। देखिए जो मियोसिस होता है इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या घटती है, आधी होती है। मियोसिस क्या मतलब क्या आता है, अर्धसूत्रीय विभाजन। इसमें जो होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जो अगला क्वेश्चन, अगला मतलब जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उसमें गुणसूत्र जो होते हैं आधे आधे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। किसको, मियोसिस को अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। और इसीलिए क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या इसमें घटती है मियोसिस में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एमाइटोसिस क्या है। एमाइटोसिस क्या है आपको ये बताना है। एमाइटोसिस क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए जो एमाइटोसिस होता है वो होता है आपका प्रत्यक्ष विभाजन होता है। ये सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में ये होता है। एमाइटोसिस को ही क्या कहते हैं, एमाइटोसिस को ही आपका असूत्रीय विभाजन कहा जाता है। असूत्रीय विभाजन कहते हैं ना एमाइटोसिस को। और ये जो होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जो अर्ध विकसित होती हैं उनमें ही एमाइटोसिस होता है, असूत्रीय विभाजन। ठीक है दोस्तों, और ये प्रत्यक्ष विभाजन होता है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विभाजन। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस में बनने वाली पुत्री कोशिकाएं होती हैं। माइटोसिस में बनने वाली जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं, समान होती हैं, अर्धसूत्रीय होती हैं, युग्मक होती हैं। माइटोसिस में बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो होती हैं वो समान होती हैं। कैसी होती हैं, ये समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉस ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉस ओवर किस अवस्था में होता है, प्रोफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में या टेलोफेज फर्स्ट में, आपको ये बताना है। तो देखिए जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसे में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की अवस्था जो होती है वो प्रोफेज फर्स्ट में होता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर का परिणाम क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का जो परिणाम होता है क्या होता है, वृद्धि होता है कि विविधता होती है या मरम्मत होता है या मृत्यु होती है। तो जो क्रॉसिंग ओवर का जो परिणाम होता है वो होता है विविधता। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से हल्के फुल्के जो हैं बच्चे जो हैं अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मेटाफेज में गुणसूत्र कहाँ होते हैं। मेटाफेज में गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, ध्रुवों पर होते हैं, विषुवतीयों पे तल पर होते हैं या कोशिका द्रव में होते हैं या नाभिक में होते हैं, आपको ये बताना है। देखिए जो मेटाफेज में जो होता है वो गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं विषुवतीय तलों पर। कहाँ होते हैं, तो विषुवतीय तलों पर होते हैं मेटाफेज में गुणसूत्र। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एनाफेज में क्या अलग होता है। ठीक है, क्रोमेटिक, जीन, डीएनए या राइबोसोम, आपको ये बताना है कि एनाफेज में क्या अलग होता है।
तो देखिए जो क्रोमेटिड होता है यही सबसे अलग होता है, ठीक है। एनाफेज में जो क्रोमेटिड होता है यही सबसे अलग होता है। अब आते हैं अपने अलग होते हैं सबसे क्या अलग अलग क्या होता है, तो ये बताना आपको क्रोमेटिड। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टेलोफेज में क्या बनता है। टेलोफेज सबसे अंतिम अवस्था होती है किसी भी विभाजन की। तो जो टेलोफेज में क्या बनता है आपको ये बताना, नाभिकीय झिल्ली, स्पिंडल तंतु, सेंट्रोसोम या लाइसोसोम। तो देखिए जो टेलोफेज होता है सबसे लास्ट वाली अवस्था होती है, तो इसमें जो होता है वो बनता है नाभिकीय झिल्ली, ठीक है। नाभिकीय झिल्ली का निर्माण होता है इसमें। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस क्या है। नाभिकीय विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, डीएनए प्रतिकृति, जीन विभाजन, ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या है आपको ये बताना है। देखिए जो साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। कोशिका द्रव्य विभाजन को ही साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। आते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस का महत्व है क्या। माइटोसिस का जो महत्व होता है वो क्या होता है। वृद्धि का, घाव भरना, लैंगिक जनन या उपरोक्त सभी। जो माइटोसिस होता है वो क्या करता है, घावों को भरता है और मरम्मत का कार्य करता है, ठीक है। माइटोसिस जो होता है वो घावों के भरता है और मरम्मत का कार्य ये करता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए साथ ये वृद्धि का भी कार्य करता है और अलैंगिक जनन का भी कार्य करता है, यानी कि ये उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। माइटोसिस जो होता है वो उपयुक्त सभी कार्यों में इसका महत्व होता है, ग्रोथ में भी, घाव भरने में भी और लैंगिक जनन में भी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस का मुख्य महत्व क्या है। मियोसिस का जो होता है मुख्य महत्व क्या होता है आपको ये बताना है। तो जो मियोसिस होता है उसका जो मुख्य महत्व होता है वो होता है आपका वो क्या होता है, तो वो होता है विविधता, ठीक है। मियोसिस का जो मुख्य महत्व होता है वो होता है आपका विविधता। मियोसिस का मुख्य महत्व क्या है, विविध तथा वेरिएशन, ठीक है। और मियोसिस का है और म्योटिन क्या कहते हैं उसको, ये माइटोसिस, माफ करिएगा, माइटोसिस का कार्य क्या होता है, तो वृद्धि, मरम्मत और लैंगिक जनन का कार्य ये करता है, ठीक है। और माइटोसिस का मुख्य महत्व क्या है, विविधता। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्पिंडल तंतु किससे बनते हैं। स्पिंडल तंतु किससे बनते हैं आपको ये बताना है। लाइसोसोम से बनते हैं कि राइबोसोम से बनते हैं कि सेंट्रोसोम या माइक्रोकांडिया। स्पिंडल तंतु किससे बनते हैं ये बताना है आपको। देखिए जो स्पिंडल तंतु होता है वो बनता है सेंट्रोसोम से। किससे बनता है, तो ये बनता है सेंट्रोसोम से। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य क्या है। सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य क्या है आपको ये बताना है। जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या करता है, क्रोमेटिड को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। क्रोमेटिड को जोड़ने का कार्य ये करता है सेंट्रोमियर। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस का अध्ययन सामान्यतः किसमें किया जाता है। माइटोसिस का अध्ययन सामान्यतः किसमें किया जाता है आपको ये बताना है। प्याज की जड़ में, पत्ती में, फूल में, फल में। देखिए माइटोसिस का जो अध्ययन होता है वो सामान्यतः प्याज की जड़ों में किया जाता है, ठीक है। प्याज की जड़ों में किया जाता है, ठीक। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस फर्स्ट को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस फर्स्ट को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। समसूत्री विभाजन, अपचयी विभाजन, प्रत्यक्ष विभाजन या अप्रत्यक्ष विभाजन। मियोसिस जो फर्स्ट होता है इसको क्या कहते हैं। देखिए जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसको कहा जाता है अपचयी विभाजन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अपचयी विभाजन कहा जाता है, ठीक है। अपचयी विभाजन कहा जाता है। और अपचयी विभाजन को और क्या कहते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। अपचयी विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं हम लोग, याद रहे। और मियोसिस का जो फर्स्ट भाग होता है उसमें उसी को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और मियोसिस का जो सेकेंड विभाजन होता है उसमें जो होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है।
अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मियोसिस सीक्वेंस किसके समान होता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, मियोसिस सीक्वेंस किसके समान होता है। जो मियोसिस सीक्वेंस होता है वो होता है आपका माइटोसिस या अपचय या संलग्न। तो ये किसके समान होता है, तो ये होता है माइटोसिस के समान होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। ठीक है, मनुष्यों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये तो बच्चा जानता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो देखिए युग्मक का है, तो जब युग्मक कहेगा तो यानी कि 23 युग्मक, ठीक है, यानी कि 23 जोड़े में होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि डीएनए की प्रकृति रिप्लिकेशन कब होती है। ठीक है, डीएनए की रिप्लिकेशन कब होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, डीएनए की रिप्लिकेशन कब होता है, प्रोफेज में, इंटरफेज में, मेटाफेज में या एनाफेज में। तो देखिए जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो होता है आपका इंटरफेज में। किस में होता है, तो इंटरफेज में आपका होता है डीएनए का रिप्लिकेशन। ठीक है, इंटरफेज में होता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेज को क्या कहा जाता है। तो जो इंटरफेज होता है इसको क्या कहा जाता है, विश्राम अवस्था कहा जाता है कि विभाजन कहा जाता है कि मृत्यु अवस्था कहा जाता है, निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। देखिए जो इंटरफेज होता है इसको विश्राम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विश्राम अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र सबसे स्पष्ट किस अवस्था में दिखाई देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। तो देखिए जो गुणसूत्र होते हैं वो सबसे स्पष्ट रूप में मेटाफेज में दिखाई देते हैं। ठीक है, मेटाफेज में दिखाई देते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि माइटोसिस में पुत्री कोशिकाओं की संख्या होती है कितनी। माइटोसिस में पुत्री कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन में दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था। और मीसोसिस में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता था, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मियोसिस के अंत में कितनी पुत्री कोशिकाओं को बनती हैं। तो ये बताएं आप लोगों को कि 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ये 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये कि जो कंटेंट है वो बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर 96 51 31 61 61 पर व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाइवेलेंट बनते हैं किस अवस्था में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो आपको बताना है कि बाइवेलेंट कब बनते हैं। ठीक है, बाइवेलेंट कब बनते हैं। तो जो बाइवेलेंट होता है वो कब बनता है, आपको ये बताना है। देखिए जो बाइवेलेंट होता है वो बनता है आपका प्रोफेज में। कब बनता है, तो प्रोफेज में बनता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोगों को, हम लगता है 33 नंबर क्वेश्चन बताया नहीं है। ठीक है, चलिए बता देते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है। सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। जो सिनेप्सिस होता है वो होता है प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज में होता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कियाज्मा किसका संकेत है। कियाज्मा किसका संकेत है, आपको ये बताना है। कोशिका मृत्यु, क्रॉसिंग ओवर, प्रकृति या संलयन। तो देखिए जो कियाज्मा होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर का संकेत। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का ये संकेत होता है कियाज्मा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
माइटोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइटोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? विविधता, वृद्धि एवं मरम्मत, युग्मक निर्माण, निषेचन। तो देखिए जो माइटोसिस होता है वो क्या करता है? वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य ये करता है। ठीक है, वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य ये करता है। ठीक, अब आते हैं अपने 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर कह रहा है कि मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि, मरम्मत, युग्मक निर्माण और लैंगिक जनन। देखिए जो 37 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जो मुख्य मियोसिस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है युग्मक निर्माण। क्या होता है ये? युग्मक निर्माण। ठीक है, मियोसिस जो होता है वो युग्मक निर्माण में सहायक होता है, युग्मक निर्माण में होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हीमोलांस गुणसूत्र अलग होते हैं। हीमोलांस गुणसूत्र अलग होते हैं किसमें? एनाफेज में, एनाफेज फर्स्ट सेकंड में, मेटाफेज में या प्रोफेज सेकंड में। देखिए जो 38 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि हीमोलांस गुणसूत्र अलग होते हैं किसमें? तो ये होते हैं आपके एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में ये होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने 39वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रोमेटिड अलग होते हैं कब, किस अवस्था में? एनाफेज में, प्रोफेज में, एनाफेज में, मेटाफेज में। ठीक है, तो देखिए एनाफेज सेकंड। ठीक है, अब आपको यही बताना है। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन हो रखा है कि क्रोमेटिड कब अलग होते हैं, तो ये जो होता है वो होता है एनाफेज में, एनाफेज सेकंड में। एनाफेज सेकंड में ये क्या होते हैं? अलग होता है। ठीक है दोस्तों, क्रोमेटिड। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एमाइटोसिस सामान्यतः किसमें पाया जाता है? आपको ये बताना है। एमाइटोसिस सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो बताया है आप लोगों को कि जो एमाइटोसिस होता है ये असूत्रीय विभाजन है, और जो असूत्रीय विभाजन होता है वो बैक्टीरिया में होता है, प्लाज्मा में, जहाँ पे जिसमें एक कोशिका पाया जाता है उसमें एमाइटोसिस होता है। और एमाइटोसिस को हिंदी में कहते हैं असूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन निर्धारित शैवाल में होता है ये विभाजन, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, उसके बाद अमीबा में होता है, यूग्लिना में होता है। ठीक है, इस तरीके से एमाइटोसिस में होता है। ठीक है, ठीक, अब यहीं पे ये मेरा वीडियो होता है समाप्त। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था तो आपको बताना है। चलिए मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो माइटोसिस का कार्य क्या होता है? ठीक है, आपको एक कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करने से वीडियो का रीच बढ़ता है। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।